डीआरडीओ ने दावा किया है कि ध्वनि की गति से 5 गुना तेज रफ्तार वाली हाइपरसोनिक मिसाइल भारत को अगले 2 से 3 साल में मिल जाएगी। परीक्षण पूरा होते ही इसे भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा और इस मिसाइल की खासियत यह है कि तेज रफ्तार की वजह से कोई भी रडार इसे नहीं पकड़ सकता और दुश्मन को भनक लगने से पहले ही यह टारगेट को खत्म कर देने में सक्षम है। लेकिन इस मिसाइल को युद्ध की दिशा और दशा बदलने वाला क्यों बताया जा रहा है, क्यों इसे दुश्मनों का काल कहा जा रहा है, आज इसी मुद्दे पर बात होगी। लेकिन उससे पहले आप खास रिपोर्ट देखिए। उसकी गर्जना से दुश्मन थर्रा उठेगा। वो दुश्मनों के खेमे में खलबली मचा देगा, टारगेट को पलक झपकते खत्म करेगा। चीन पाकिस्तान के लिए काल बनेगा। भारत का नया ब्रह्मास्त्र दुश्मनों की नींद उड़ाएगा, शहबाज जिनपिंग की धड़कनें बढ़ाएगा। इसकी जद में पूरा पाकिस्तान और आधा चीन आएगा। भारत का ये विनाशक हथियार आतंक के अड्डों को भस्म कर देगा। जिसकी दस्तक से दुश्मन परेशान है, चीन पाकिस्तान हैरान है। हिंदुस्तान का ये नया ब्रह्मास्त्र हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने तैयार किया है। डीआरडीओ प्रमुख डॉक्टर समिट वी कामत ने दावा किया कि भारत हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक पर तेजी से काम कर रहा है। डॉक्टर कामत ने कहा, हम इस दिशा में शुरुआत हाइपरसोनिक गति पर उड़ सकती है। यह मिसाइल परमाणु और गैर परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जा सकती है। ये 1000 से 2000 किलोग्राम वजन के पेलोड ले जाने में सक्षम है। ये मिसाइल कई मिशन में काम आ सकती है। इसके मुख्य काम है दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करना। यह मिसाइल दुश्मन के बंकर, रडार स्टेशन, जहाज और सैन्य ठिकानों को सटीक निशाना बना सकती है। इसकी तेज गति और रडार से बचने की क्षमता इसे एंटी शिप और लैंड अटैक मिशन के लिए खास बनाती है। ये स्वदेशी मिसाइल चीन और पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा है, जो पाकिस्तान के कराची और चीन की बीजिंग जैसे शहरों को मिनटों में निशाना बना सकती है। इसकी खासियत है कि हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी तेज रफ्तार से उड़ान भरने के बावजूद अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाती है। जरूरत पड़ने पर मिसाइल रास्ता भी बदल सकती है। ये टारगेट पर पिन पॉइंट हमला करती है, दुश्मन के ठिकानों को भस्म करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर एस सुधाकरण जी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ डीआरडीओ के पूर्व डायरेक्टर रवि कुमार गुप्ता जी भी जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत रवि कुमार जी, सबसे पहले मैं आपसे ही करना चाहूंगा, अगर भारत के इस ब्रह्मास्त्र को समझा जाए तो किस तरीके से आसान भाषा में जो हमारे दर्शक हैं वो इसे समझें कि कितना खतरनाक ये हथियार होने वाला है? देखिए, ये जो हम हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने जा रहे हैं, ये क्रूज मिसाइल होगा जी। तो पहले तो मैं बता दूं कि हाइपरसोनिक के नाम से आजकल बहुत से, अभी ईरान और इसराइल का जो चल रहा है, ये कहा जा रहा है कि इराक ने भी इसराइल के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है जी। अभी मैं बता दूं कि जहां तक क्रूज मिसाइल का सवाल है, वो केवल अभी 3 देशों के पास कंफर्म है। अमेरिका के पास भी, अमेरिका ने कंफर्म नहीं किया है। चीन के पास सबसे बेहतर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं और रशिया के पास है, वो भी अपने डेमोन्स्ट्रेशन कर चुका है। भारत ने भी अपना डेमोन्स्ट्रेशन, हम ऑलरेडी नवंबर में, पिछले वर्ष में, आपको याद होगा 16 नवंबर को हमने परीक्षण किया था और जितनी दूरी निर्धारित की गई थी वहां तक ये अपना हाइपरसोनिक मिसाइल उड़ के गया है और टारगेट को इसने सटीकता से ध्वस्त किया है। तो भारत के पास क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी है। अब ये समझने की बात यह है कि दोनों में अंतर क्या है। देखिए, हाइपरसोनिक तो एक गति है,
5 मैक यानी ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक कोई चीज उड़ रही होती है तो हम उसको आमतौर पर हाइपरसोनिक की कैटेगरी में रखते हैं। और ध्वनि से केवल ज्यादा है तो हम सुपरसोनिक बोलते हैं। जैसे ब्रह्मोस हमारा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जी। जो हमारे देश में विकसित किया है रशिया के साथ मिलकर, और वो ध्वनि से 3 गुना अधिक चलता है यानी 3 मैक। अगर 5 मैक से ऊपर है तो फिर हाइपरसोनिक के जोन में आ जाता है। अब जो भी जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनमें मोटर शुरुआती दौर में चलती है, उसके बाद वो स्पेस में जा पहुंचते हैं और उसके बाद पृथ्वी की ओर लौटते हैं, टारगेट की तरफ अपना निशाना बनाते हैं। अब इस प्रोसेस में जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है वो उसको उसकी गति को बढ़ा रहा होता है, और वो जब तक टारगेट तक पहुंचता है बहुत अधिक गति ले चुका होता है। उदाहरण के लिए हमारा अग्नि 5 मिसाइल जिसका पहला परीक्षण हमने 2012 में किया था, वो जब टारगेट के नजदीक पहुंचता है तो उसकी गति ध्वनि की गति से 25 गुना यानी 25 मैक की होती है। तो अगर उन चीजों को हम हाइपरसोनिक माने अगर, तो वो तो हमारे पास बहुत समय से है, भारत के पास पहले से ही है। हमने 1989 में हमने पहली बार अग्नि का जो परीक्षण किया था, तो उस जमाने में तो हमारे पास क्षमता आ गई थी। उसके बाद एक चीज होती है, उसको जब हम मैन्यूवरेबिलिटी करते हैं, मैन्यूवरेबिलिटी का मतलब ये है कि हाइपरसोनिक जो आपका बैलिस्टिक मिसाइल जब टारगेट की तरफ आ रहा होता है वो एक बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी ना फॉलो करके अपने जो टर्मिनल जो अंतिम 1/3 हिस्सा है उसमें अपनी दिशा को बदल लेता है। वो एक कैसे करता है, वो एक उसमें अगर हम छोटे छोटे पंख लगाते हैं और उनको कंट्रोल करना हम सीख लेते हैं तो हम उसकी दिशा को बदल सकते हैं। होता क्या है कि हमने किसी टारगेट हमने कौन सा है, वो दुश्मन को लगता है कि वो कहीं किसी शहर पे आ रहा है, वो हमला कहीं और जाके हो जाता है, इसलिए वो उसको मार पाना, उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये इसमें इंजन लगा हुआ है जी। ये ब्रह्मोस की तरह से ये निरंतर चलेगा, और क्योंकि हाइपरसोनिक है, स्क्रैमजेट इंजन है, ये लगातार उच्च स्पीड पे गति से चलता रहेगा और उतनी ही गति पे ये अपनी दिशा को बार बार बदल सकता है जी। जैसे एक विमान होता है, विमान कभी भी किसी भी दिशा में मुड़ जाता है, लड़ाकू विमान, उसी तरह से एक लड़ाकू बिल्कुल रवि जी, मतलब ये मान लिया जाए कि ये काफी आधुनिक मिसाइल होने वाला है जिससे भारत की आत्मनिर्भरता तो जाहिर तौर पर बढ़ेगी, लेकिन भारत की सीमाएं भी और भी ज्यादा सुरक्षित होती नजर आएंगी। एस सुधाकरन जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। सर, अगर इस मिसाइल के इस्तेमाल को लेकर बात की जाए तो किस तरीके से इसका इस्तेमाल जो है युद्ध में होता है, और जब युद्ध में इसका इस्तेमाल होता है तो किस तरीके से तबाही ऐसी मिसाइल मचाती हैं? जैसे आज के डेट में ये जो मिसाइल को रोक पाना लगभग नामुमकिन है। जैसे हमने देखा है कि इजराइल का आयरन डोम भी जो ईरान से जो मिसाइल्स, जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो दागे गए हैं उससे बच नहीं पाए हैं। मतलब एक तो ईरान ने ये स्ट्रैटेजी अपनाई कि उन्होंने जो आयरन डोम शील्ड है उसको सैचुरेट किया था, मतलब इतने नंबर्स दाग दिए थे ड्रोन्स और डिकॉयस यूज करके, और फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स भी उन्होंने जब भी दागे हैं उन्होंने 100-200 के तादाद में दागे हैं, और जिसमें से बीच में से ये मिसाइल्स भी दागे गए थे जिसमें उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। तो आज जिस मोड़ पर हम खड़े हैं वहां सिर्फ ताकतवर हथियारों की ही बात नहीं चल रही, अब दौड़ उस तकनीक की है जो हथियारों से भी ज्यादा तेज सोच सकते हैं हम, बल्कि उस दौर पर पहुंच चुके हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें सिर्फ गति नहीं है, ये एक रणनीति है, और वो ऐसी रणनीति है जिसे मौजूदा रडार सिस्टम पहचान तक नहीं सकते। लेकिन इसी के साथ अब मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि ऐसी भी तकनीक आ चुके हैं जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी पकड़ सकते हैं, जैसे क्वांटम रडार्स हो गए, और ये जो क्वांटम रडार्स हैं ये डिटेक्ट कर सकते हैं, उससे हाइपरसोनिक मिसाइल्स बच नहीं सकते। लेकिन उसमें अब फिर हम इसको मारे कैसे, क्योंकि इनकी गति बहुत ज्यादा है। तभी वो लेजर बेस्ड सिस्टम्स पे अभी बहुत एडवांस्ड रिसर्च चल रहे हैं, और लेजर गाइडेड वेपन्स ही वो वेपन्स होंगे जो इनको प्रकाश की जो शक्ति है उसको जो फोकस करके जो शक्ति मिलता है लेजर के द्वारा, उसमें से ये इनको आसमान में ही जला सकते हैं। तो ये एक होड़ है, एक ऐसा होड़ है जिसमें ऐसा नहीं कह सकते कि हम अभी ऐसा एक हमने अस्त्र प्राप्त कर लिया है जिससे हम लड़ाई में विजयी हो सकते हैं।
नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अभी आप देखेंगे कि अगले 10-15 साल में ऐसे टेक्नोलॉजीज उभर के आएंगे जिसकी हमने कल्पना तक नहीं की थी 5-7 साल पहले तक। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो देखिए, इंसान की जो भी आविष्कार रहा है अभी इतने मतलब जो भी हमारी जो एग्जिस्टेंस रही है उसमें वो सब इंसानी बुद्धि ने ही टेक्नोलॉजी को जन्म दिया है। लेकिन अभी हम एक ऐसे स्टेट में पहुंच रहे हैं जहां पे मशीन की जो आईक्यू है वो इंसान की आईक्यू से पार जाने की स्थिति में पहुंच चुका है। मतलब आप अगर मार्क जकरबर्ग ने हाल ही में $14 बिलियन देके एक चाइनीज स्टार्टअप जो स्केल एआई है उसको खरीदा है, और उनका मंशा यह है कि उनको एजीआई सिस्टम्स डेवलप करने हैं। जी। ओपन एआई भी यही चीज बोलता है, अमेरिका भी यही चीज कर रहा है, चाइना भी यही चीज कर रहा है, लेकिन भारत अभी इसमें कहीं भी टिकता नहीं है, शुरू भी नहीं किया हमने। तो इसलिए मैं आगाह करना चाहता हूं कि हम ये छोटे मोटे जो उपलब्धियां हैं उसको बड़ा ना करें, क्योंकि हमारी जो तैयारी है बहुत पीछे है जी। और हम एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के कगार पे हैं। और अगर हमें अपना पैसा, हमारा धन और हमारी शक्ति बचानी है तो हमें ऐसे टेक्नोलॉजीज पे इन्वेस्ट करना होगा और सीरियसली लेना पड़ेगा, जो भारत की सरकार आज के डेट में नहीं कर रही, क्योंकि वो इस वहम में है कि जैसे हमने बाकी सारी टेक्नोलॉजीज को हासिल किया वैसे ही ये एजीआई जैसे टेक्नोलॉजीज को हासिल कर सकते हैं। मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि वो मुमकिन नहीं है। अगर आप आज दौड़ में नहीं हैं तो हमेशा हमेशा के लिए इस दौड़ से बाहर हो जाओगे, और इस दौड़ से बाहर होने का मतलब यह है कल की जो आविष्कार हैं वो मशीन के कोख से जन्म लेगी। और वैसे तकनीक अगर हमारे पास नहीं है, ये वही बात नहीं है कि मेरे पास जहाज का अगर इंजन नहीं है तो मैं यहां से खरीद लूंगा। ये ऐसे तकनीक हैं जो आप खरीद के इस्तेमाल नहीं कर सकते जी। क्योंकि फौज में हम विदेशियों को दाखिला नहीं देते। इसी तरह जो सोचने वाले मशीन है, जो इस हद तक सोच सकते हैं कि वो अगले जो दौर आने वाला है वहां के जो वेपन सिस्टम्स को ये अगर डिजाइन करने वाले हैं तो हमें उस पे काबू करना, उस पे मास्टरी करना और उस पे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये हमारे देश ने अभी तक समझा नहीं है। हम पिछले 3-4-5 साल से इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं एक ऐसे मतलब दे आर लेड बैक और ऐसे एक नींद में, कुंभकर्ण की नींद में अभी भी सोए हुए हैं। इससे जगने की जरूरत है, क्योंकि ये जो हम जो कह रहे हैं ये लेगेसी टेक्नोलॉजीज हैं जी। और जो आने वाली टेक्नोलॉजीज हैं ये मशीन की कोख से, मैं बार बार कह रहा हूं, मशीन की कोख से जन्म लेने वाली है। ठीक है, जैसे क्वांटम रडार। ठीक है, बिल्कुल जाहिर तौर पर सर आने वाली टेक्नोलॉजी जो है वो और भी ज्यादा जाहिर तौर पर अत्याधुनिक होती जो है नजर आएगी। रवि जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, जिस तरीके से इस मिसाइल को लेकर बात की जा रही है कि हाइपरसोनिक ये मिसाइल है, इसे कोई भी रडार नहीं पकड़ पाएगा। ऐसे में रवि जी, अगर बात की जाए S-400 को लेकर या उसके अपग्रेडेड वर्जन को लेकर जिसे S-500 भी कहा जा रहा है, क्या ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं वो भी इस मिसाइल को नहीं पकड़ पाएंगे? देखिए, जहां तक इसको डिटेक्ट करने का सवाल है तो S-400 की कैपेबिलिटी इसको डिटेक्ट करने की भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ अगर लगभग 8 मैक की गति से उड़ते हुए एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की, और ग्राउंड बेस्ड सिस्टम्स के लिए इनको पकड़ पाना और भी मुश्किल है, क्योंकि ये काफी नीचे या ऊंचा दोनों तरह से उड़ सकता है। और जहां तक सवाल है, इसको अगर डिटेक्ट कर भी लिया, पहली बात तो S-400 में डिटेक्ट करने की भी कैपेबिलिटी लिमिटेड है और उसको मार गिराने की कैपेबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। S-500 में कोशिश की जा रही है, वो कहां तक सफल होगी आगे देखने की बात है। अभी जो मेरे साथी ने, वेंकट मंडल साहब ने जो बात बोली है, मैं इनकी बात से कुछ हद तक थोड़ा बहुत सहमत इस सेंस में हूँ कि हाँ, टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ेगी, आगे नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी, हमें लगातार काम करना है और आत्मनिर्भरता का कोई और तोड़ नहीं है, उसके बिना गुजारा नहीं है। लेकिन जहां तक अपनी क्षमताओं को कम करके भी नहीं आंकना चाहिए। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और केवल आज की डेट में सिर्फ आज अमेरिका के पास भी अभी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी नहीं आई है, एटलीस्ट अमेरिका ने अनाउंस नहीं किया है। और सिर्फ दुनिया के 4 देश हैं जो इसमें एक्टिवली काम कर रहे हैं। कुछ हद तक काम करना कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया ने भी शुरू किया है, जापान भी शुरू कर चुका है काम करना, लेकिन अभी भारत इसमें काफी आगे है। तीसरी बात, जहां तक इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम लिया,
मैं कहूंगा कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं डिफेंस से रिलेटेड जो पब्लिक में बातें नहीं की जाती हैं। हमारी बेंगलोर में एक लेबोरेटरी है जो 1986 में उसकी स्थापना की गई थी, जिस जमाने में लोगों ने, अधिकांश लोगों ने एआई का नाम भी नहीं सुना था। तो वो तब से काम करती आ रही है और उसकी सफलता का एक नमूना हमने देखा है अभी ऑपरेशन सिंदूर में, जो आकाश तीर के माध्यम से देखने को मिला है। हमारे बहुत से हथियार ऐसे हैं जो कि एआई एनेबल्ड हैं और आगे हम कहां तक पहुंच चुके हैं वो आने वाला समय बताएगा। मैं उसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सोए हुए हैं। हम पूरी तरह सजग हैं, आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। अपनी सीमाओं को, अपने देश को सुरक्षित रखने में हम पूरी तरह से सक्षम हैं, आत्मनिर्भर हैं। जहां पॉकेट्स हैं, जैसे इन्होंने इंजन का नाम दिया, यस मैं मानता हूं इंजन को हमें, लेकिन वहां पे बेशक हमारी सरकार ने, जो पुरानी सरकारें रही हैं, उचित मात्रा में धन नहीं उपलब्ध कराया। आज भी हमारे पास उन इंजन को टेस्ट करने की फैसिलिटीज नहीं है। तो बिना पैसे के तो काम कहीं नहीं होता। बिल्कुल, ना मिसाइल बनेगा ना एयरक्राफ्ट बनेगा, पैसा लगाना पड़ता है, धन लगाना पड़ता है। आज सरकार बिल्कुल रवि जी, इस तरीके से हमने जिक्र किया कि अगर बात रक्षा क्षेत्र को लेकर की जाए तो डेवलपमेंट की जरूरत अभी दिन प्रतिदिन लगातार बनी रहेगी, जिस तरीके से सुधाकरन सर ने भी जिक्र किया। सुधाकरन सर जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, अगर बात इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर की जाए, आप किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जो ऐसे प्रोजेक्ट लगातार भारत में डेवलप किए जा रहे हैं, डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं, इससे भारत की आत्मनिर्भरता रक्षा क्षेत्र में लगातार बढ़ती चली जा रही है? देखिए, मेरा ये बिल्कुल मानना नहीं था कि ये छोटी उपलब्धि है जी। मेरा ये कहना था कि ये एक ऐसी उपलब्धि है जिसके ऊपर हमें गर्व करके ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया, नंबर 1 जी। नंबर 2, जो पिछले 70 साल में जितना हमारी पोटेंशियल थी, उस पोटेंशियल के लिए हम मतलब हमने अपने आप को उतना काबिल नहीं बनाया कि हम अपने पोटेंशियल के अनुरूप डिलीवर कर पाए। अभी हाँ, बिल्कुल 10 साल में काफी काम हुआ है, लेकिन ये जिस लैब्स की जिक्र कर रहे हैं, वहां पे जो काम हो रहा है, वो जो दुनिया में जो काम हो रहा है उसके मुकाबले में 0.1% भी मैं नहीं गिनूंगा। बिकॉज मैं जानता हूँ, मैं काफी जुड़ चुका हूँ इन सब लोगों से। मैं आज की हकीकत यह है कि आपके पास एक फाउंडेशनल मॉडल नहीं है। दूसरी हकीकत यह है कि दुनिया जहां पे 200 बिलियन, फ्रांस ने 100 बिलियन और अमेरिका ने 500 बिलियन लगा के ये प्रोजेक्ट्स पे तवज्जो दी है, और हमने 1 बिलियन भी जमीन पे उतारा नहीं है। दैट इज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हमने आज के डेट में किया है। तो मैंने जो भी स्टेटमेंट दिया है वो बहुत ही जिम्मेदाराना तरीके से दिया है। मैंने देश के जो उच्च अधिकारी हैं उनको चिट्ठी खुद लिखा है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं मानते, वो प्राइवेटली इस चीज को मानते हैं, बट हमें इस चीज की समझ नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। और ये मैं बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके साथ ये कह रहा हूं। मेरी बिल्कुल ये मंशा नहीं है कि भारत को नीचे दिखाओ, लेकिन अगर भारत ऊपर नहीं है तो हमें ये भी आत्मा जो इंट्रोस्पेक्शन जो है हमें करने की जरूरत है। और हम काफी क्षेत्र में पीछे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम जहाज बनाएंगे इंजन के बगैर, हम ये हमारी आधी से ज्यादा मिसाइल की जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो बाहर से आता है। आज के डेट में आपके मिसाइल्स की जो नेविगेशनल कैपेबिलिटीज है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, और ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं काम हो रहा है, लेकिन काम जिस पेस पे होना चाहिए, जिस लेवल पे होना चाहिए, स्केल पे होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। और इसके लिए जिम्मेदारी हमारी पॉलिसी, बिल्कुल जाहिर तौर पर सर जिम्मेदारी जो है तय करनी होगी, और जाहिर तौर पर भारत जो है लगातार